है, तो पहले करेंगे हम अपनी 5th यूनिट और उसके बाद करेंगे हमारी जो 3rd यूनिट है। ओनली 14 मार्क्स की है आपकी ये यूनिट, जिसमें आप बिलीव्स अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्लानिंग फॉर टीचिंग, लेसन प्लान, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, जॉयफुल एक्टिविटी, लेसन प्लान आप बनाना सीख चुके हो। ठीक है, कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट, मैथ का अदर सब्जेक्ट के साथ क्या कोरिलेशन है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग क्या है, कि जब आप मैथ की टीचिंग करते हो तो आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम वापस जो हमारा 5th वाली यूनिट चली हुई थी उसका 5.1, 5.2 एंड 5.3 बस यही हमारा रहता है टॉपिक, जिसको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम कौन से टॉपिक पे चलेंगे, 3rd वाले यूनिट पे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय हमें किन किन सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए। ये टॉपिक प्रीति को दिया था। प्रीति, आर यू रेडी बेटे? यस मैम। हाँ जी, और नेक्स्ट मैम 4th यूनिट ले लेना। आपका सुप्रिया। सुप्रिया, आप क्लास में हो बेटे? यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बेटा 5.2 गणित की। यस मैम। हाँ जी, उसके बाद थर्ड मैम टॉपिक 5.2 आपने मेरे को दिया था। 5. मैम 5.2। अच्छा, आपको दिया था, मैंने सुप्रिया का नाम लिख रखा है और दिया मैम आपने सैटरडे को मेरे को दिया था, फ्राइडे को, सॉरी। आज का चैप्टर 5th चल रहा है जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका मतलब है संवाद स्थापना हेतु गणित। तो हमारा जो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है 5.1, उसके अंदर हम बात करेंगे करिकुलम और क्लासरूम प्रैक्टिसेस की, यानी पाठ्यक्रम और कक्षा कक्ष के अभ्यास की। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछता है कि जो प्राइमरी लेवल होता है वहां पर जो मैथ्स का करिकुलम है उसको बनाते हुए हमें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मतलब छोटे बच्चों के हिसाब से हमें अगर प्राइमरी लेवल का हम करिकुलम बना रहे हैं मैथ्स का, तो हमें किन किन सिद्धांतों का और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहले आता है हमारा क्रिया का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी क्या कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग। हम जब से हमने अपनी डीएड की क्लास शुरू करी है, जब से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि बच्चों को एक्टिव बनाना है, उनको लर्निंग बाय डूइंग सिखानी है, उनको हमने लर्निंग बाय डूइंग करके ही सारी चीजें सिखानी है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का भी यही मतलब है कि जो बच्चे खुद करके सीखते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा सीखते हैं, और जो मैथमेटिक्स है वो एक्टिविटीज के थ्रू ज्यादा सिखानी चाहिए, ना कि लेक्चर्स के थ्रू। जैसे कि जब बच्चों को हम काउंटिंग सिखाते हैं ना, तो उनके लिए उनको टॉफीज वगैरह दे, या फिर उनको बॉक्सेस के लिए, या फिर एप्पल्स फ्रूट्स ऐसी चीजों से अगर हम उनको काउंटिंग सिखाएंगे, प्लस सिखाएंगे, माइनस सिखाएंगे, तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह सीखेंगे। फिर आता है हमारा सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक क्रम का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक एंड साइकोलॉजिकल ऑर्डर। इसके अंदर है ना हमारे दो ऑर्डर्स दिए गए हैं, एक तो है लॉजिकल ऑर्डर और एक है साइकोलॉजिकल ऑर्डर। तो हम पहले देखते हैं लॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। लॉजिकल ऑर्डर में ना हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना होता है, यानी हमें नोन टू अननोन जाना होता है। जैसे पहले हम नंबर सिखाएंगे, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन। पहले आसान सिखाना है, फिर मुश्किल सिखाना है। पहले जो बच्चे जानते हैं, जैसे काउंटिंग जानते हैं, प्लस जानते हैं, पहले वो सिखाना है बच्चों को, वो थोड़ा रिवाइज करवाना है, और फिर उनको आगे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ऐसे ले जाना है। फिर आता है साइकोलॉजिकल ऑर्डर, यानी मनोवैज्ञानिक क्रम। इसके अंदर है जो टीचिंग है ना, वो बच्चे की एज से और जो उनका इंटरेस्ट है और जो मेंटल लेवल है उससे मैच होनी चाहिए। जैसे अगर हम पहली क्लास के, फर्स्ट क्लास के बच्चों को ही अगर हम मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे बिना कुछ काउंटिंग सिखाए या बिना कुछ एक्टिविटी के थ्रू, तो कैसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो सब उनके सर के ऊपर से जाएगा। तो हमें उनको पहले नंबर सिखाने पड़ेंगे, हमें पिक्चर्स चार्ट से ये सारी चीजें हमें सिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है कि हमें बच्चे की एज से, इंटरेस्ट से और मेंटल लेवल से जो उनकी मैच होता है ना, वो वाली टीचिंग उनको करानी है। फिर आता है आयोजित तथा प्रारंभिक शिक्षा का सिद्धांत।
यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिपरेटरी लर्निंग। इसके अंदर क्या है, मतलब अगर हम किसी बच्चे को नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो उससे पहले हमें जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की उसको रिवाइज करवाना पड़ेगा। हम अगर बच्चे को प्लस सिखा रहे हैं तो हमें पहले उसको नंबर्स याद दोबारा रिवाइज करवाने पड़ेंगे। जैसे कि हम क्लास में बोलेंगे कि अ, अच्छा चलो बताओ, अभी पिछली क्लास, अभी आपने थोड़े दिन पहले काउंटिंग्स पढ़ी थी, एक एक बच्चे से 1 to 10 काउंटिंग सुनो, फिर 20 सुनो, फिर 30 सुनो। पहले हमें उनको काउंटिंग रिवाइज करवानी है और उसके बाद हम जाके उनको एडिशन सिखाएंगे। तो बिफोर टीचिंग न्यू कॉन्सेप्ट रिवाइज प्रीवियस नॉलेज, कोई भी नया कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले हमें प्रीवियस नॉलेज रिवाइज करवानी है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डिफिकल्टी, यानी कठिनता का सिद्धांत। जो मुश्किल विषय है या फिर जो कॉन्सेप्ट जो ज्यादा मुश्किल है वो हमें इजी टू डिफिकल्ट वे में सिखाने हैं। पहले हमें 1 डिजिट की एडिशन सिखानी है, फिर हमें 2 डिजिट की एडिशन सिखानी है, फिर हमें 3 डिजिट की एडिशन सिखानी है। मतलब पहले जो कॉन्सेप्ट है पहले इजी सिखाओ और उसके बाद डिफिकल्ट की ओर जाओ। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सीक्वेंस, यानी प्राकृतिक क्रम का सिद्धांत। इसके अंदर क्या होता है, जो टीचिंग है ना वो नेचुरल डेवलपमेंट जो है बच्चे की उसको फॉलो करेगी। जैसे कि पहले बच्चों को शेप सिखाई, फिर एरिया सिखाया, फिर उनको हमें क्यूब क्यूबॉइड इन सारी चीजों के बारे में सिखाया। मतलब पहले बच्चे को वही बात, हम जो बच्चों को आसान लगे जो उनको आता हो पहले वो बताओ और उसके बाद मुश्किल की तरफ चलते जाओ। ये सारे प्रिंसिपल्स यही लगभग एक जैसी बात कह रहे हैं। फिर आता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा, यानी इंडिविजुअल एंड ग्रुप टीचिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो हर बच्चे की जो सीखने की जो गति है ना, जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। हम ऐसे कर सकते हैं कि जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं हम उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, उनको आगे बिठाए, फर्स्ट रो में बिठाए, ताकि जो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ जाए, वो अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को समझ पाए। और जिन बच्चों को मतलब मैथ्स में वो थोड़े अच्छे हैं, जिनको जल्दी समझ में आ जाता है, हम उनको थोड़े ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस दे, जिससे कि उनकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होती रहे। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, यानी सम समन्वय का सिद्धांत। इसके अंदर क्या है, जो मैथमेटिक्स है ना वो हमारी डेली लाइफ से और बाकी सब्जेक्ट से कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा शॉपिंग पे जाता है तो वो उसको एडिशन से रिलेट कर पाए, कोई बच्चा कुकिंग करता है तो उसको मेजरमेंट से रिलेट कर पाए, कोई बच्चा अगर क्लॉक घड़ी देखता है तो वो उसको टाइम से रिलेट कर पाए, कोई बच्चा मैप देख रहा है अगर तो वो उसको ज्योमेट्री से रिलेट कर पाए। तो मैथ्स को जो मैथ है वो हमारी दैनिक जीवन और जो बाकी विषय है उनसे जोड़ा जोड़ा जाना चाहिए। फिर जो हमारा इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे आते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्लासरूम प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मतलब कि कक्षा कक्ष में गणित के अभ्यास के क्या क्या तरीके होने चाहिए। देखो प्राइमरी लेवल पे ना बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के जो बच्चे होते हैं, हम उनको सिर्फ ओरल लेक्चर देके तो सिखा नहीं सकते। उनको ना हमें पिक्चर्स के थ्रू सिखाना चाहिए। जैसे हमने एप्पल के चार्ट दिखा दिए बच्चों को, बताओ बच्चों इसमें कितने एप्पल्स है, तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। फिर आता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि ये भी हम इसको पिक्चर्स के थ्रू ही सिखा सकते हैं। जैसे कि छोटे से बड़े की ओर जाना, स्मॉल टू बिग। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़ी चीज दिखाएंगे फिर छोटी चीज दिखाएंगे, जैसे एक हाथी दिखा दिया फिर एक चूहा दिखा दिया, तो बच्चे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर समझ पाएंगे। फिर उनको धीरे धीरे हम काउंटिंग्स के थ्रू सिखाएंगे, जैसे कि बच्चों 10 9 8 7 6, ये सारे हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फिर आते हैं हम बच्चों को जो रुपए होते हैं, कॉइन्स होते हैं, और सिक्के यानी कॉइन्स और रुपए यानी नोट्स के थ्रू हम सिखा सकते हैं। जैसे कि अलग अलग जो कॉइन्स और नोट्स है ना वो अलग अलग प्रैक्टिकल टीचिंग के लिए यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि 2 रुपए का सिक्का दिखा दिया और 5 रुपए का सिक्का दिखा दिया तो बताएंगे कि ये 7 रुपए है। फिर 10 रुपीज में से 3 रुपीज माइनस करें तो 7 रुपीज। हम बच्चों को पहले नोट दिखाएंगे, फिर हम उनके थ्रू उनको प्लस माइनस सिखाएंगे। फिर आता है फ्रैक्शन, यानी चित्रों के द्वारा हम भिन्न को सिखा सकते हैं। यानी हमने जैसे एक पिज्जा का वो ले
जैसे वहां पे हाथ रख दिया, तो बताओ फिर इसमें कितने बच गए। जैसे चॉकलेट्स दिखा दी हमने, 8 चॉकलेट्स दिखाई, फिर हमने 4 चॉकलेट्स वहां उस पे 4 चॉकलेट्स पे हाथ रख लिया, तो बच्चों से पूछेंगे बताओ अब कितनी चॉकलेट रह गई, तो बच्चे बता पाएंगे कि हाफ चॉकलेट रह गई, यानी 4 चॉकलेट रह गई। ऐसे करके हम बच्चों को फ्रैक्शन सिखा सकते हैं। फिर आता है हम बच्चों को कविताओं के द्वारा सिखा सकते हैं, यानी पोएम्स के द्वारा भी मैथ सिखा सकते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कविताएं और जो कहानियां होती है बच्चों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है मैथ्स को। जैसे 1 2 बकल माई शू, जैसे एक था राजा दो थे हाथी, ऐसे करके हम काउंटिंग बच्चों को सिखा सकते हैं। हम फिर हम बच्चों को स्टोरीज के थ्रू भी सिखा सकते हैं। जैसे कि रवि के पास 5 आम थे, फिर उसने 2 आम अपने फ्रेंड को दे दिए, तो बताओ कितने मैंगोस बचे, तो बच्चे बताएंगे कि 5 में से अगर 2 गए तो हमारे पास 3 मैंगोस बचेंगे। फिर एक आता है जादुई कपड़ा, यानी मैजिक क्लॉथ एक्टिविटी। इसको ना मेजरमेंट समझाने के लिए एक कहानी का यूज होता है। जैसे एक लड़का था गोविंदा, उसने 6 हाथ का कपड़ा खरीदा, फिर टेलर ने कहा कि ये तो सिर्फ 4 हाथ का ही है। तो फिर उन्होंने पूछा क्यों, तो फिर उन्होंने पूछा कि दोनों हाथ की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। तो इसके लिए हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि जो स्टैंडर्ड यूनिट, जो मानक माप होता है ना, हमें उसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि हर जो छोटे बच्चे के हाथ तो कितने छोटे होते हैं, और वो एक बड़ा टेलर था, बड़ा आदमी था, तो उसके हाथ तो कितने बड़े होंगे। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है ना, वो सारी चीजें अलग, तो इसलिए हम इसको मैजिक क्लॉथ एक्टिविटी बोलते हैं। फिर आता है इंटरेस्टिंग सिचुएशन, यानी रोचक प्रसंग के द्वारा भी हम सिखा सकते। जैसे एक लड़का रहा, उसके 6 फ्रेंड्स है, फिर उसके पास 100 पेंसिल है, तो बताओ कि हर अगर वो अपने फ्रेंड्स में अगर पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो कितनी करेगा, तो फिर वो 24 में से 6 को डिवाइड कर देगा, तो हर फ्रेंड को 4 पेंसिल्स देगा। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी है, हमें पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाना है, फिर हमें नोन टू अननोन की ओर जाना है। पिक्चर्स जो है वो लर्निंग को इजी बना देती है। स्टोरीज और पोयम जो है वो इंटरेस्ट इंक्रीज करती है। हम कॉइन्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू और रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। जो फ्रैक्शंस है ना, वो पिक्चर्स के थ्रू सिखाए जाते हैं। और जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो मेजरमेंट के लिए नेसेसरी है। हमें इस जो यूनिट है हमारी जो 5.1 है, इसके अंदर हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। ये बहुत सारे मतलब बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी, बहुत इजी थी, जो हमने पहले खुद भी पढ़ी हुई है और हमने बहुत सारी टीचर्स को करते हुए देखा भी है। क्लियर है बेटे? अभी प्रीति यस मैम। आपका कि जो प्राइमरी लेवल पर है, तो जो आपका पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल पर, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करके पढ़ाया जाता है? तो इन्होंने वही बताया है कि एक तो हम एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाते हैं, बच्चे को इजी टू डिफिकल्ट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को जोड़ते हुए बच्चे को हम पढ़ाते हैं उनका, या फिर हम ग्रुप में बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये यानी कि ये अलग अलग तरीके बताए कि बच्चे को हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, और उनको और क्या है, जैसे चित्र के माध्यम से, पोयम के माध्यम से, ठीक है। यानी कि प्राइमरी लेवल पर जब आप लोग टीचर बनोगे तो प्राइमरी लेवल पर आप कौन सा तरीका अपनाओगे बच्चे को पढ़ाने का, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट खुद को ये इमेजिन करो कि आप प्राइमरी क्लास के टीचर हैं और आपको अपने बच्चे को सिखाना है। तो कैसे सिखाना, आपको पता है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होंगे आपकी क्लास में, और उन छोटे छोटे बच्चों को आप किस तरीके से सिखा सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली चीजों को अगर आप सोच के करोगे तो आपको यहाँ पर क्या है, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि बच्चे को, मान लीजिए अगर हम मनी का कंसेप्ट सिखा रहे हैं, तो हमने बच्चे को क्या है, नोट दिखा दिया, सिक्के दिखा दिए, ठीक है। इस तरीके से कोई पोयम के जरिए बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है।
राइमिंग कहानियों के जरिए, जैसे अब इन्होंने कपड़े वाला भी एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, वैसे बच्चे को सिखा सकते हैं हम। या फिर कुछ और अलग रोचक तरीके से, जैसे भैया आपके पास 5 मिठाइयाँ थी, 2 मैंने खा ली तो कितनी बची, या फिर मान लो 4 चॉकलेट थी, 2 और दे दी आपके टीचर ने, आपके पास कितने होंगे, तो इस तरीके से भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारा द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ की जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें टेक्स्ट बुक का क्या महत्व है, ये इसके बारे में बताइए, ठीक है। सिद्धि बताइए बेटे। इसमें 7। मैम ये सुप्रिया का है ना मैम, सुप्रिया समझा देगी, मैं 5.3 टॉपिक ले लेती हूँ। ठीक है सुप्रिया। तो आज का मेरा टॉपिक है द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक की भूमिका। अब इसका भूमिका देखते हैं। गणित की शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के द्वारा जो है पाठ्य पुस्तक प्रयोग की जाती है, अतः यह शिक्षकों एवं विद्यार्थी दोनों के लिए जो है समान रूप से भूमिका आदान प्रदान करती है। इसका मतलब ये बताया गया है कि जब जो है टीचर हमें मैथ पढ़ाती है तो वो क्या करते हैं, पहले आती है, फिर उसके बाद बुक खोलती है, बुक खोलने के बाद वो खुद पढ़ती है, समझती है, उसके बाद क्या करती है, हमें समझाती है, और हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और क्या करते हैं, हम लोग भी समझते हैं। अब इसमें ये हुआ ना कि पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए जो है समान रूप से उपयोगी हुई, और टीचर को जो है पाठ्य पुस्तक पढ़ाने में मदद हुई और हम लोगों को पढ़ने में मदद हुई। अब इसमें उदाहरण के थ्रू ये समझ सकते हैं कि जैसे जब टीचर हाँ, एक सड़क है, विद्यार्थी जब घर स्कूल पहुंचते हैं उसी सड़क से, टीचर भी उसी सड़क से स्कूल पहुंचते हैं, तो सड़क क्या किया, उसमें भी भूमिका निभाई, यानी कि टीचर को भी स्कूल पहुंचाने में भूमिका निभाई और हमको भी जो है स्कूल पहुंचाने में भूमिका निभाई, यानी कि दोनों के जीवन में भूमिका निभाई। उसी तरह जो है टीचर और विद्यार्थी दोनों के लिए जो है समान रूप से उपयोगी होंगे। या फिर थर्ड उदाहरण से ये समझ सकते हैं, जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड है, एक ब्लैक बोर्ड में टीचर भी इस्तेमाल करते हैं यानी पढ़ाने में, और हम लोग भी जो है यानी विद्यार्थी को जो है देख कर जो है सीखने में मदद होती है। उसी तरह जो है पाठ्य पुस्तक टीचर को पढ़ाने में मदद होती है और विद्यार्थी को सीखने में मदद होती है, यानी कि दोनों को काम आती है ना, इसीलिए जो है ये दोनों जो है समान रूप से भूमिका निभाते हैं, यानी कि टीचर के भी और विद्यार्थी को भी। इसके भूमिका में से बस ये बताया गया है कि मतलब कोई भी चीज जो है टीचर और विद्यार्थी दोनों की भूमिका निभाई जानी चाहिए। जैसे कि हमने पाठ्य पुस्तक लिया, पाठ्य पुस्तक पढ़ाने में टीचर को मदद हुई और हम लोगों को पढ़ने में मदद हुई, और सड़क जो है स्कूल जाने में मदद हुई और हमको भी स्कूल जाने में मदद हुई। उसी तरह से ब्लैक बोर्ड पढ़ाने में मदद हुई टीचर को, हम लोगों को पढ़ने में। अब इसमें दिया गया है 7 पॉइंट्स नीचे में। अब 7 पॉइंट्स में से हम एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत शिक्षण सामग्री। व्यक्तिगत का मतलब होता है क्रमबद्ध, एक क्रम में। सुप्रिया आवाज नहीं आ रही है? बेटा, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी बीच बीच में, कभी कभी तो बहुत अच्छी आवाज आ रही है और बिल्कुल एक आधी बार बिल्कुल ही चली जा रही है। अब आ रही है? कट रही है बेटा बीच में। चलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। जो टीचर की एक ही, यानी कि जब मैम आप मैं बता दूं? बता दो बेटा, अगर आपकी एक बार बोल के देखो क्लियर आवाज है या नहीं है। Am I audible to each and everybody? यस। मैम कौन सा टॉपिक था, टीचर्स वाला ना? हाँ, इसमें ये था कि बेटा हमारे जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, चाहे मैथ हो, क्योंकि ये ना आपके हर एक उसमें आएगा, ईवीएस में भी आएगा ये टॉपिक, हिंदी में भी आएगा, ठीक है, तो इसको एक ही जगह करो आप लोग याद। तो इसने पूछा है कि जो मैथमेटिक्स है उसमें टेक्स्ट बुक का क्या रोल है। आप मान लीजिए मैं आपको बुक पढ़ा रही हूँ, तो इस बुक का क्या रोल है आपको पढ़ाने के लिए। तो आज का आपका टॉपिक है द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स। अगर मेरी आवाज कहीं भी कटती है तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले रोल ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स प्रोसेस, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर हमारी जो ये मैथमेटिक्स की बुक है वो क्या रोल करती है। देखिए, जो टेक्स्ट बुक होता है ना, वो टीचर के लिए एक बहुत अच्छी जो सामग्री होती है वो होती है।
मतलब टीचर को यूज करने के लिए एक जो सामग्री होती है, एक बुक जो होती है मैथमेटिक की, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, टेक्स्ट बुक सिर्फ एक टूल नहीं है, टेक्स्ट बुक एक बहुत बड़ा टूल है किसी भी टीचिंग प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए। जैसे कि न्यू बिगनर्स टीचर्स होते हैं, तो न्यू बिगनर टीचर्स जो होते हैं वो टेक्स्ट बुक की मदद से ही क्या करते हैं, सिलेबस को एनालाइज करके बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, लेकिन जब टीचर्स को 2 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो बुक पे रिले ना होकर क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अच्छे से हमें समझा देते हैं। जो एक गुड बुक होती है, एक टेक्स्ट बुक होती है, उसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, लेकिन इन लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए हम ये देखेंगे कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक टीचिंग मैथमेटिक्स, की क्या जरूरत है, मैथ टीचिंग क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले टीचर्स के लिए देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, जो टेक्स्ट बुक होती है वो हेल्पफुल होती है बिगनर टीचर्स के लिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, टेक्स्ट बुक जो होती है आपका टीचर्स के लिए एक डिजाइन लेसन प्लान लेआउट करती है, जिससे कि टीचर्स बहुत अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन कर सकें। टीचर्स उसको ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ वर्क्स के साथ क्या करते हैं, उसको प्ले करते हैं रोल, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क ऑफ यूनिट्स दी जाती है, जिससे जो टीचर होती है वो अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाती हैं। थर्ड आता है एक बैलेंस क्रोनोलॉजिकल प्रेजेंटेशन आपको दी जाती है लाइन वाइज, जैसे 5.1 टॉपिक है आपका, फिर 5.2 टॉपिक है, 5.3 टॉपिक है, फिर 5.5 टॉपिक है, इस तरीके से। तो टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। टेक्स्ट बुक जो होती है वो एक डिटेल सीक्वेंस देती है आपको। किस चीज का डिटेल सीक्वेंस आपको देती है, व्हाट टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, किस तरीके से करना है, और नए नए और भी आपको, देयर आर नो सरप्राइजेस, एवरीथिंग केयरफुली स्पेल्ड आउट। हमें कोई भी सरप्राइजेस नहीं मिलता, कि जैसे कि हमें अगर कोई टॉपिक है बुक में, इजी टॉपिक है, तो हम बुक से ही कवर कर लेते हैं वो टॉपिक। लेकिन जब हमें लगता है टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लैंग्वेज आपको दे रखी है, तो आप क्या करते हैं, उसको किसी अदर लैंग्वेज या अदर सोर्स से तैयारी आप स्टार्ट करते हैं। फिर आता है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, टेक्स्ट बुक के अंदर ना सारी चीजें एक लाइन वाइज दी जाती है। देखिए, जैसे कि दिन में सुबह होती है, जैसे मान लीजिए आज सुबह हो रही है, फिर शाम हो रही है, फिर रात हो रही है, तो ये जो टाइम जो हम बुक्स के अंदर पढ़ रहे हैं कि शाम में 4:30 हुए हैं, सुबह में 9 o'clock हुए हैं, ये हमने जो बहुत पुराना एंशियंट टाइम में जो लोगों का एक्सपीरियंस था अलग अलग जगहों का, उसको लेके हमने टेक्स्ट बुक्स में लेकर आए। तो इससे क्या होता है, टीचर्स को क्या होता है, एक कंप्लीट प्रोग्राम मिलता है एडमिनिस्ट्रेट करने का। हमने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, टीचर्स ने, सारे टीचर्स ने मिलकर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या करा है, टेक्स्ट बुक्स में आंसर की आपको इनबिल्ट करी है। फिर आता है इसके अंदर आपका कि जो टेक्स्ट बुक होती है वो बच्चों के लिए स्कूल के अंदर ना बहुत अच्छे से पढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं, जब तक बच्चों को हम, छोटे बच्चों को हम बुक्स के हम नहीं बताएंगे कि बेटा हम इस लाइन से पढ़ रहे हैं, ये बेटा हम आज ये टॉपिक करेंगे, तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ने में क्या होगी, दिक्कत होगी। लेकिन जब हम बच्चों के सामने बुक रखेंगे तो बच्चा उसको बहुत अच्छी तरीके से क्या करेगा, इनबिल्ड कर देगा। इसके अंदर देखिए लास्ट आता है कि द वन बेनिफिट ऑफ द टेक्स्ट बुक, कि टेक्स्ट बुक देखिए आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, आपको रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और टीचर्स के लिए, दिस इज बिकॉज टीचर्स डू नॉट ऑलवेज मेंशन एवरीथिंग, मे बी ड्यू टू द लिमिटेशन इन द ड्यूरेशन ऑफ लेसन। अब वो जो टेक्स्ट बुक होती है ना आपकी, हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, देखिए टाइम पीरियड के अंदर हमें अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो टीचर्स उस टाइम पीरियड के अंदर जो बुक में इतना सारा सब कुछ लिखा होता है, उसको शॉर्ट वे में हमें ट्रांसलेट करके हमारी जो टीचर होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, वो हमें देते हैं। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस टीचर की। स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसका सीधा अपोजिट हो जाएगा। देखिए, अब हमारे बच्चे जो है वो छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे, बच्चे हाईलाइट करके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नोट्स बनाकर पढ़ते हैं। इस तरीके से बच्चे अलग अलग, बच्चे छोटे छोटे बच्चे अपने तरीके से पढ़ते हैं, कुछ लिख लिख के पढ़ते हैं, कुछ बिना लिखे भी, एक बच्चे होते हैं कि विदाउट, बिना लिखे भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों को क्या होता है, हेल्प करता है हाईलाइट में, ठीक है, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में गाइड करता है। फिर बच्चे देखिए, जैसे टेस्ट होते हैं हमारे, अब हम ना क्या करते हैं, अपने टेस्ट के शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो एग्जाम टाइम में बच्चों को वो भूल ना जाए बच्चे। स्टूडेंट विल ऑलवेज फॉरगेट व्हाट दे हैव टॉट बाय टीचर, सो देयरफॉर दे नीड सच बुक्स जो विच गिव रेफरेंस टू रिफ्रेश देयर मेमोरी। देन थर्ड आता है आपका कि ये बच्चों को एक रिलायबल सोर्स देता है, ठीक है, ये बच्चों को पेपर, थीसिस सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च कर रहे हैं कोई क्वेश्चन, तो आपने वो कहीं ना वो
चीज कहीं ना कहीं से तो आपने पढ़ी होगी ना, तभी आप इंटरनेट पे उसको सर्च कर रहे हैं, आप बुक में देख रहे हैं कहीं ना। अब आप हमारा सिलेबस है, हम सिलेबस क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हमारी बुक में ये टॉपिक है। फिर आता है इसके अंदर इनेबल इंस्ट्रक्टर। इनेबल इंस्ट्रक्टर मतलब कि टीचर्स जो होते हैं, ये जो बुक्स होती हैं आपको इंस्ट्रक्ट की तरह बहुत काम करती हैं। इंस्ट्रक्ट की मतलब कि अब जो टीचर है, टीचर टू गेट मोर ऑर्गेनाइज्ड इन द क्लास लेसन्स, आपको टीचर बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कम समय में कम टाइम पीरियड में बहुत सारा आपको जो ज्ञान है वो प्राप्त करा रही है, और बच्चे उस ज्ञान को अपने बुक्स को डिवाइड करके चैप्टर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। फिर आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छी किताब की? एक मैथमेटिक्स, एक अच्छी मैथमेटिक्स होगी तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो देखिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक जो मैथमेटिक्स बुक होती है वो एक प्रॉपर अकॉर्डिंग्स के अकॉर्डिंग हो, एक प्रॉपर एम हो उसके अंदर कि हम मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं। हम बच्चों को मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाते हैं? देखिए, शुरुआत में जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे पहले हम उसे 1 2 3 4 करके पढ़ाते हैं। तो जब हम 1 2 3 4 करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या करता है, अच्छे से सीखता है उन चीजों को। तो क्या होना चाहिए, एम ऑब्जेक्टिव अच्छा क्लियर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बुक के अंदर आपका, आपके बुक के अंदर फिगर्स होने चाहिए। किससे रिलेटेड फिगर्स? आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड फिगर्स, जैसे कि आपके ट्रायंगल, रोम्बस, ये सारी चीजें। फिर आता है आपका डायग्राम्स होने चाहिए, फिगर्स होने चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर आता है फ्री फ्रॉम मिस्टेक। देखिए, बच्चा एक बुक को जब लेता है तो वो इस ट्रस्ट के साथ लेता है कि उसमें मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो आपकी जो बुक होनी चाहिए वो विदाउट मिस्टेक्स फ्री होनी चाहिए। फिर आपकी जो बुक होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, जिसमें बच्चे को सफिशिएंट प्रॉब्लम्स दी जाए। बच्चा एक बुक ऐसी होनी चाहिए जो हाँ, एक ही जगह पे बच्चे को सब मिल जाए, बार बार बच्चा कहीं भी अदर कंटेंट ना, क्योंकि बच्चा छोटा है अभी, उसे इतना अभी ज्ञान नहीं है कि वो ज्यादा जगह जाकर ज्यादा इंटरनेट पर सर्च करके उस चीज को कर सके। बच्चे को चाहिए एक ही जगह मेरे को सब मिल जाए, जैसे हम कोशिश करते हैं कि हमें एक जगह सारा कंटेंट मिल जाए। फिर आता है आपका एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग थ्रू इंडिपेंडेंट एफर्ट्स। बच्चे को क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए क्लास में हर चीज करने की। इंडिपेंडेंट एफर्ट्स मतलब बच्चे को अगर हम 1 2 सिखा रहे हैं तो हम बच्चे को क्लास के अंदर क्या करें, बेटा चलो अपना 5 मिनट्स बचे हैं तो आप, मैंने जो आज पढ़ाया है आप मुझे बताओ आपने क्या क्या इसमें आपको समझ में आ गया। तो हम बच्चे से पूछते हैं। तो इंडिपेंडेंट एफर्ट्स मिलने चाहिए। फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट बच्चे का बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चा सेल्फ स्टडी सीखे, ऐसी बुक होनी चाहिए। अब बुक में अगर डायग्राम्स नहीं होंगे, अगर बुक में टॉपिक की हेडलाइन हाईलाइट नहीं होगी तो बच्चा क्या करेगा, बोर हो जाएगा, वो इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा बुक के अंदर। फिर क्या आता है इसके अंदर आपका आता है चैलेंजेस। बच्चे का एम बुक के अंदर ऐसा होना चाहिए, द एक्सरसाइज शुड एम ऑल लेवल ऑफ स्टूडेंट। बच्चे की जो एक्सरसाइज होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चा उसको सॉल्व कर सके। अब 7th क्लास का कोई सम है, हमने 1st क्लास की बुक में अगर प्रिंट कर दिया तो बच्चे को परेशानी होगी। तो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के बुक्स को प्रिंट करें, और हमें ऐसी बुक प्रिंट करनी है जो एवरेज बच्चा भी सॉल्व कर सके। इंटेलिजेंट स्टूडेंट शुड गिव अपॉर्चुनिटी फॉर एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट ऑल्सो, मतलब एवरेज बच्चा, हर टाइप के बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए। फिर आता है इसके अंदर आपका इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब इट शुड सेटिस्फाई इंडिविजुअल डिफरेंस, मीट एबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड। बुक ऐसी होनी चाहिए बच्चे का एटीट्यूड, बच्चे का एबिलिटी, बच्चे का इंटरेस्ट। अब देखिए, कुछ बच्चे हैं जैसे जिनको 0 से स्टार्ट करना पसंद है, कुछ बच्चे 0 से स्टार्ट करना नहीं पसंद। बच्चे कहते हैं कि हमने पहले पढ़ लिया, अब हम इसको, जैसे हम बुक को कोई हमें टॉपिक हम रिज्यूम कर रहे हैं तो हम फिर से उसको रिज्यूम कर देते हैं। तो इस तरीके से बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग बुक डिजाइन होनी चाहिए, और एक साइकोलॉजिकल अरेंजमेंट होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे सम बच्चे को चाहिए। और लास्ट इसके अंदर आता है बच्चे को बहुत सारी नेसेसरी एक्सटर्नल क्वालिटीज, जैसे कि गेट अप पेपर, प्रिंटिंग एक्सेट्रा शुड बी गुड। अच्छी प्रिंटिंग प्रेस होनी चाहिए, मतलब प्रिंट में कोई ऐसा ना हो कि वो थोड़ा ब्लर आपको दिख रही है, बुक आपको क्लियर दिखे। फिर इसके अंदर लास्ट आता है आपका एक्सटर्नल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए एक टेक्स्ट बुक की। ठीक है, एक्सटर्नल क्वालिटीज मतलब आपकी और भी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बुक के अंदर। तो सबसे पहले आपका कवर पेज बहुत अच्छा होना चाहिए, डायग्राम उस पे पेस्ट होना चाहिए, आपका आपकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स उस पे बनी होनी चाहिए कवर पेज पे। एक कलर कॉम्बिनेशन जो बच्चे का बुक के अंदर होता है, जिससे बच्चा देखे, ठीक है, देखिए जैसे एक फ्लावर है, हिबिस्कस एक फ्लावर है, अगर फ्लावर में आपकी हम अट्रैक्ट नहीं होंगे फ्लावर की तरफ, अगर फ्लावर
में कलर नहीं होगा, सिर्फ विदाउट कलर होगा, तो हम फ्लावर को देखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर फ्लावर बहुत अच्छे से खिला हुआ है, खूबसूरत खिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको जाके तोड़ेंगे, हम अपने पास उस चीज को रखेंगे, इसलिए और इंटरेस्ट आएगा, हम फ्लावर के बारे में और जानेंगे। ऐसे क्या होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन हो चाहिए, क्वालिटी जो होनी चाहिए सेकंड आपके पेपर की बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो शायद आपका व्हाइट और क्रीम में होना चाहिए, ठीक है, जो इसमें लिखा है पेपर शुड बी सुपीरियर क्वालिटी आइदर व्हाइट और अ क्रीम कलर। फिर प्रिंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बच्चे और टीचर को क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। बाइंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चे के लिए, जिससे कि बच्चा, देखिए जब नई बुक होती है ना, जब हम नया नया सिलेबस लेने जाते हैं, तो अब हमने पहले अपनी पुरानी क्लासेस में चाहे कैसे भी किया हो अपना, लेकिन जब हम नई बुक लेने जाते हैं ना, तो हमें एक अंदर से उत्साह होता है। अब उस उत्साह को मेंटेन करने के लिए क्या होनी चाहिए, माइंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हम भी बहुत बच्चे थे जब, तो हम ऐसे करते थे, तो उस बच्चे के एक्सपीरियंस को लेके यहाँ पे एक्सटर्नल क्वालिटीज बताई गई है। पब्लिकेशन अच्छी होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस पब्लिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑथर, बट टीचर जो है, जो बुक प्रिंट कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में होनी चाहिए। स्टाइल ऑफ राइटिंग, स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, स्टोरीज होनी चाहिए बुक के अंदर उसमें, और बच्चा कुछ समझा रहा है तो अलग तरीके से उसको समझाए, बच्चे के मेंटल लेवल को लेके। अगर मैं बुक को बस ऐसी प्रिंट कर दूं विदाउट फिगर्स, विदाउट हेडिंग्स, मैं सब कुछ मिक्सअप कर दूं, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं उसमें हेडिंग सब कुछ मेंटेन करके चलूंगी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगेगी। और प्राइसिंग, आपके पेरेंट्स की एडुकेटी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग बहुत पेरेंट्स को रिलायबल हो, जो प्राइसिंग वो होनी चाहिए, जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक्स। तो ये था आपको 5.2। मैम 5.3 स्टार्ट करूं? हाँ जी बेटा, अभी 1 मिनट रुकना। जैसे अभी बताया कि टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए आपकी और क्या भूमिका निभाती है, क्या रोल है, ये क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन बेटा आपका सिर्फ मैथ में ही नहीं है, जितने भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, चाहे आपकी हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई, आपकी साइंस आ गई, या फिर इन्वायरमेंट आ गया, आपका संस्कृत आ गया, सब में ये पॉइंट आएगा। यहाँ पर सिर्फ मैथ की बात आ गई कि गणित में पाठ्य पुस्तक की क्या भूमिका, वहाँ पर आ जाएगी। ईवीएस में पाठ्य पुस्तक की क्या भूमिका है, इंग्लिश में आपकी क्या भूमिका है, ठीक है। और अभी अगला पॉइंट है आपका रिसोर्स रूम वाला, ये अभी सीधी आपको नहीं, अभी दिया बता देगी इसको, ओके मैम। ठीक है। ये क्लियर है ना बेटा, टेक्स्ट बुक वाला? पॉइंट कि मैथमेटिक्स प्रयोगशाला या रिसोर्स रूम क्या होते हैं, कि जो आपकी मैथ है, मैथ के लिए आपकी लेबोरेटरी या रिसोर्स रूम की हमें क्यों आवश्यकता होती है और क्या क्या सामान हमारे पास होना चाहिए। देखो जैसे आपकी साइंस लैब होती है ना बेटा, ऐसे ही आपकी मैथमेटिक्स लैब भी होती है, ठीक है। और ये सभी स्कूलों में तो नहीं होती, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स लैब भी होती है, अलग अलग तरह के टूल्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो वही बात इन्होंने बताई है कि हमें लेबोरेटरी की क्यों आवश्यकता होती है और कौन कौन से टूल्स वहां पर होते हैं, उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। और स्टार्ट। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, अभी तो आ रही है, बीच में पता मेरी नहीं। आवाज आ रही है? मेरा कि गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए तथा बताइए कि गणित प्रयोगशाला में क्या क्या चाहिए। जैसे कि प्रयोगशाला नाम से ही पता चलता है कि कोई भी काम करके ही सीखा जाता है। यहाँ केवल विद्यार्थी केवल पढ़ते नहीं बल्कि स्वयं करके सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे क्या तुरंत सीख जाते हैं? नहीं ना। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने का टॉपिक है, एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीबॉडी? यस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपका आज का टॉपिक है 5.3 मैथमेटिक्स लेबोरेटरी एंड रिसोर्स रूम। लेबोरेटरी को हम रिसोर्स रूम भी बोलते हैं, और मैथमेटिक्स में लेबोरेटरी का क्या रोल है। देखिए, जो मैथमेटिक्स लेबोरेटरी होती है वो आपकी मैथमेटिकल एक्टिविटीज को कैरिड आउट करती है, जैसे कि आपकी साइंस लेबोरेटरी होती है।
और मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के अंदर आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है वो बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग, यंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड के अकॉर्डिंग सेटअप होना चाहिए। जैसे बच्चे नोटबुक में सम्स करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसको हटाकर बच्चे को क्या करना चाहिए, मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के अंदर उनको एक्सपेरिमेंट्स को भी लेके चलना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कंपोनेंट ऑफ अ आइडल मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, कि कंपोनेंट कैसे होने चाहिए आइडल मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के अंदर। तो सबसे पहले आपका स्टाफिंग, आपके जो स्टाफिंग होनी चाहिए, टीचर्स मतलब जो स्टाफ रोल है वो एक बहुत अच्छा होना चाहिए। टीचर्स हर एक स्टूडेंट पे बहुत अच्छी तरीके से क्या करें, अच्छे से अपडेट रखें और बच्चे को स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रख के बच्चे को क्या करें, मैथमेटिक्स लेबोरेटरी की जो चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट है, उसको कंटिन्यू करवाए। फिर आपका मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के अंदर सेकंड पॉइंट आता है, एक यूनिक रूम होना चाहिए, एक सेपरेट रूम आपका मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के लिए होना चाहिए, जिसके अंदर आप अपडेटेड इक्विपमेंट्स, आपके जो इक्विपमेंट्स रखे गए हैं ना मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के अंदर, वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए, और उसकी हर समय हर एक पॉइंट पे मतलब वो होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट चल रहा है, कौन सा इक्विपमेंट में दिक्कत आ गई है, इस तरीके से। और जो टीचिंग लर्निंग है वो क्या हो, आपकी टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स और अ साइंटिफिक और रिसर्च रूम वेयर अ ट्रेन प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन, मतलब कि जो टीचिंग होनी चाहिए आपकी मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में, वहाँ जो टीचर्स होने चाहिए वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, उनको इक्विपमेंट्स चलाने आने चाहिए, जिससे कि बच्चा इजीली क्या करे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो उसको एक्यूरेटली चला सके। फिर आता है द पिक्चर बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, आप उस पिक्चर को देख लीजिए एक बार, एक सेकेंड। ये देखिए, ये एक पिक्चर है, इसके अंदर देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाती हूँ। देखिए शेल्फिंग है, फिर मेजरमेंट सेंटर है, फिर शेल्फ्स है आपके, फिर ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टर है, फिर देखिए इस तरीके से आपको दे रखा है पूरा। देखिए ये यहाँ पे इन्होंने एक एरिया बना रखा है जहाँ बच्चे पढ़ाई करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए फिलिंग कैबिनेट दिखा रखा है, फिर रीडिंग सेंटर हो गया आपका, शेल्फ्स हो गई, फिर आपका ये देखिए मैथ्स कॉर्नर दिखा रखा है, फोल्डिंग पार्टीशन दिखा रखा है, इस तरीके से। तो ये तो आपका था डायग्राम कि किस तरीके से एक लेबोरेटरी डिजाइन होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर। फिर देखिए फर्नीचर की बात करते हैं, तो फर्नीचर कैसा होना चाहिए आपका, कैलकुलेटिंग सेंटर। कैलकुलेटिंग सेंटर मतलब अ टेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर, की एक देखिए मैथमेटिक्स की क्लास है तो कैलकुलेटर भी होना चाहिए, तो कैलकुलेटर होना चाहिए बच्चे के लिए, ठीक है। फिर मेजरमेंट सेंटर, बच्चे का क्या होना चाहिए, जो टेबल होनी चाहिए वो 30 x 70 स्क्वायर फीट क्या होनी चाहिए, मतलब एक टेबल इस डिजाइन में होनी चाहिए जिसका जो नंबर है वो है 30 x 70। फिर एक गेम सेंटर, बच्चे के लिए एक मल्टीपर्पज गेम सेंटर होना चाहिए। रीडिंग सेंटर भी होना चाहिए जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ सके, जैसे एक लाइब्रेरी में होता है, एक अलग सेंटर, मतलब पार्टीशन में क्या हो, चीजें डिवाइडेड हो। और एक ट्यूटोरियल सेंटर जहाँ पर जो टीचर्स हो वो एक्सपीरियंस समझा सके। देखिए 30 चेयर्स होनी चाहिए आपकी और 15 बिग टेबल्स होनी चाहिए। 15 बिग टेबल्स और 30 चेयर ये नेसेसरी है एक मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के लिए। इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं। इक्विपमेंट्स में इक्विपमेंट्स में आपका फिर से कैलकुलेटिंग सेंटर आ जाता है, कैलकुलेटर। ऑडियो विजुअल सेंटर में आपका टेप रिकॉर्डर, लिसनिंग स्टेशंस, ठीक है। जैसे कि टेप रिकॉर्डर, बच्चे रिकॉर्ड करके कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था तो वो एक रिकॉर्ड करके आप रख दीजिए, तो बच्चे क्या करेंगे, बाद में उसको यूज कर सकेंगे। बट फिर लिसनिंग स्टेशंस मतलब जैसे कि बच्चों को लाइंस में आप खड़ा कर दीजिए और फिर बच्चा क्या करे, लिसनिंग स्टेशंस को यूज कर सके। ऐसे आपका फिल्म स्पीड प्रोजेक्टर होना चाहिए क्लास में, कि आपको एक बार एनिमेशन दिखा दी जाए बच्चे को और बच्चा उस तरीके से उसे सीख सके। चार्ट होना चाहिए, मॉडल होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मतलब बच्चे का जो इक्विपमेंट है वो सब इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा उसको यूज कर सके। फिर गेम सेंटर वो आपका मटेरियल पे डिसाइड करेगा। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ सेंटर। मेजरमेंट सेंटर में आपका कि मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें आपकी नेसेसरी है। एक तो आपका टेप, मेटर रॉड होनी चाहिए आपकी, मशीन होनी चाहिए। सर्वे इंस्ट्रूमेंट में आपका एंगल मिरर, प्लेन टेबल होनी चाहिए आपकी, हाइपोमीटर होना चाहिए, स्लोमीटर होना चाहिए, फिर ट्रांजिट होना चाहिए। फिर इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल के अंदर आपका क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल के अंदर आपके पर्सनल रिकॉर्ड होने चाहिए स्टूडेंट के, कि बच्चा
बच्चे ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, बच्चे की क्या, फिर बच्चे की अचीवमेंट्स होनी चाहिए, बच्चे की अचीवमेंट्स क्या थी, फिर बच्चे को एक वर्क बुक होनी चाहिए जिसके अंदर बच्चा मेंटेन करे। जब तक हम मेंटेन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, बच्चे को समझ नहीं आएगा। बच्चे के डायग्नोस्टिक टेस्ट होने चाहिए। मैथमेटिक्स में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं उनके लिए। ऑडियो विजुअल 8 होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स लेबोरेटरी की। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंस दिखाई गई है बच्चे के लिए वो ये दिखाई गई है कि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड डील विद द प्रोसेस नॉट जस्ट डिफाइन ट्रांसफरिंग नॉलेज। बच्चे को सिर्फ नॉलेज ही नहीं दी जाए, बच्चे को विजुअल वर्ड में लाकर ना एक्सपेरिमेंट। एक देखिए सेंटर जब हम लेबोरेटरी बनाते हैं तो हम वो इस दृश्य से बनाते हैं कि जो बच्चा है वो उस चीज को देखिए जब हम खुद कार्य जो करते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग जब हम करते हैं तो हम ज्यादा सीखते हैं। तो इस एम से आपकी इंपॉर्टेंस लेबोरेटरी की दिखाई गई है। एक राइट क्या होना चाहिए बच्चे के लिए, एक अच्छी लेबोरेटरी जिसमें इक्विपमेंट सारे हो और आपकी जो क्या बोलते हैं रूम की जो फैसिलिटीज है, चेयर्स पेन ये सब होनी चाहिए। अब मैथमेटिक्स लेबोरेटरी जो है ना वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है एजुकेशन के फील्ड में जो 1994 ईयर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। और ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो आपका प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल में हुआ था 1994 में, प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी। फिर इसके अंदर लास्ट आता है कि टीचर्स जो होते हैं, स्कॉलर जो होते हैं वो बच्चे को इस थॉट से पढ़ाए कि बच्चा लर्नर सेंटर मतलब चाइल्ड सेंटर्ड रहे, बच्चे को समझ में आए। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो टीचर उस चीज को दोबारा समझाए। और टीचर सेंटर भी होनी, टीचर सेंटर्ड भी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे कि दोनों जो कंबाइन होकर क्या करे, अच्छी एजुकेशन लाए। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी, आप इंपॉर्टेंस में आ जाएंगे तो लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, आप मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो, आप रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, फिर आप मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करते हो। आपकी जो मैथमेटिकल स्किल है वो धीरे 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 क्या होंगी, जब आप खुद से करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, वो डेवलप होगी, आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको क्या हो जाएगा, आप इंडिपेंडेंटली काम करना सीख जाएंगे। और प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, तो प्रिकॉशंस में लास्ट है आपका टॉपिक, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आप जब भी कोई कार्य कर रहे हैं तो पहले अपने गुरु से पूछ लीजिए कि मैम मेरे को ये काम करना है, क्या मैं इसको इस चीज से कर लूं। मतलब आपको सजेशन लेते हुए प्रॉपर नॉलेज के साथ इंस्ट्रक्टर के साथ क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। आपको इक्विपमेंट बहुत ही प्यारे तरीके से बहुत ही आराम से यूज करने चाहिए। आपके टेबल जो होने चाहिए वो प्रॉपर मैनर में, आपके जितने भी इक्विपमेंट आपको यूज करने हैं वो आपकी टेबल पे लाइंड अप हो जिससे कि आप उसको जल्दी से यूज कर सके। फिर आता है एक आपको केयर शुड बी टेकन अबाउट द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट, और आपको बहुत ही ध्यान से उस कार्य को करना है। टूल्स और इक्विपमेंट्स जो है वो अपनी अपनी प्लेसेस पे यूज करने के बाद रख देने हैं और सारे ही स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है 5.3। आप सभी को समझ में आया, एवरीथिंग इज क्लियर? मैम कंप्लीटेड। ओके बेटा, इसी के साथ आपकी जो 5th यूनिट है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अभी जस्ट